वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे थे और कैपेसिटर में हम लोगों ने ये जाना कि बैटरी का एक सब्स्टिट्यूट जो कि फास्टली चार्ज हो और फास्टली डिस्चार्ज हो, ऐसा डिवाइस का जब खोज शुरू हुई तो उसमें से अंदर वाले मीडियम को हटाने के बाद, मतलब जो एक कंडक्टिंग मीडियम था उसको हटाने के बाद जो स्ट्रक्चर मिला जो कि ये काम कर सकता था वो था कैपेसिटर। इसमें भी दो कंडक्टिंग मीडियम्स थे कि ऐसा नहीं कि इसी टाइप के कैपेसिटर होते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है गोलाकार, लेकिन बेसिकली बात वही है कि दो कंडक्टिंग सरफेस और दोनों के बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम या उसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी आप कह सकते हैं बेटर में। तो ये पाया गया कि अगर आप दो कंडक्टिंग प्लेट्स को आपस में अगर क्लोज रखें और उनके बीच के मीडियम को आप इंसुलेटिंग मीडियम रखें या डाइलेक्ट्रिक रखें, क्या होता है डाइलेक्ट्रिक हम लोग देखेंगे आज, वो मीडियम रखें और अगर उसके क्रॉस एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करें जैसा यहाँ पर है, तो ये देखा जाता है कि जैसे ही स्विच वगैरह को क्लोज करते हैं तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डेवलप होता है। कुछ देर तक करंट भी फ्लो करता है, लेकिन कुछ देर के बाद करंट फ्लो करना बंद हो जाता है। जब तक करंट फ्लो करता रहता है तब तक इसका वोल्टेज बढ़ता रहता है। जब करंट फ्लो करना बंद तो इसका भी वोल्टेज बढ़ना बंद और इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि एक्चुअली में क्या है, नॉर्मल कंडीशन में ये और ये प्लेट दोनों न्यूट्रल होते हैं। जब उनको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से, बैटरी के नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आपके इस प्लेट की तरफ जाते हैं। सिमिलरली इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको दिखता है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल विच हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इक्वल, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट से मूव करके बैटरी के पॉजिटिव प्लेट पर आएंगे। इसके कारण इस प्लेट पर नेगेटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाएंगे। और जब इन दोनों के बीच में इस तरह के चार्ज का पोलराइजेशन हो जाएगा तो यहाँ पर एक वोल्टेज भी आ जाएगा। उसका भी कारण देखेंगे हम लोग कि क्यों आता है। खैर, हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर जो चार्जेस जमा होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं जो वोल्टेज सप्लाई होता है उसके। जितना वोल्टेज सप्लाई के प्रोपोर्शनल तो है, ज्यादा वोल्टेज होगा तो प्रत्येक कूलम पे ज्यादा जूल एनर्जी लगेगी तो ज्यादा चार्जेस यहाँ ट्रांसफर होंगे। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है चार्जेस की जमा होने की वो डिपेंड करती है इन प्लेट्स की कैपेसिटी पर, है ना, कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन, कैपेसिटी टू होल्ड चार्जेस, है ना, कि कितना चार्ज वो होल्ड कर सकता है, जिसको क्या कहते हैं कैपेसिटेंस। तो Q जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस जो इन प्लेट्स पे जमा होगा वो होता है Q इक्वल टू CV कूलम, है ना। और जहां पर कि मैंने आपको बताया था कि जो C है वो है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर और वो अलग अलग प्लेट्स का अलग अलग हो सकता है और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली इसमें हम एक और भी चीज ऐड करेंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D फैराड, है ना। इसकी यूनिट क्या है, कैपेसिटेंस की फैराड। अब देखिए मैंने डिस्कशन यहीं पर आपको एंड किया था कि ये फॉर्मूला तो है, ठीक है ना, और इस फॉर्मूला से हम लोग ये समझ सकते हैं कि सबसे पहला तो ये D का मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो ये मैथमेटिकली तो हम ये देख रहे हैं कि अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस कमेगा। मतलब आप समझिए अगर यहाँ पे वोल्टेज V है, सपोज V इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिखता हूँ V इक्वल टू अगर 10 वोल्ट है और कैपेसिटेंस अगर 1 फैराड है तो चार्ज कितना हो जाएगा, बोलिए C इंटू 1, है ना, 1 इंटू 10 कूलम। यहाँ पर भी 10 कूलम पॉजिटिव, यहाँ पर भी 10 कूलम नेगेटिव, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो दूरी है D, इसको आधा कर देते हैं।
मतलब इनको हम क्लोज ले आते हैं, है ना, आधा, जो डिस्टेंस है उसको आधा कर दें। तो डिस्टेंस को आधा करेंगे तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा ना, वोल्टेज सेम है लेकिन डिस्टेंस को आधा करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और अगर कैपेसिटेंस 2 फैराड हो गया तो सेम वोल्टेज पे चार्ज कितना हो जाएगा, 20 कूलम, है कि नहीं। सेम वोल्टेज पे कैपेसिटेंस अगर हाफ हो गया, सॉरी डिस्टेंस अगर हाफ हो गया तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा और चार्ज का नंबर ऑफ चार्जेस भी क्या हो जाएंगे, डबल। तो ये तो मैथमेटिकली दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है कि नहीं। ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोग दो प्लेट्स को, इन कैपेसिटर के दो प्लेट्स को क्लोज लाते हैं तो कैपेसिटेंस क्यों बढ़ता है। और कैपेसिटेंस के बढ़ने का मतलब है कि ज्यादा चार्जेस को ये प्लेट रख सकता है। कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन, कैपेसिटी टू स्टोर चार्जेस। तो जब क्लोज आएगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ऐसा क्यों। और दूर जाएगा तो कैपेसिटी घट जाएगी, ऐसा क्यों। समझ में आ रही बात। तो इसको आपको समझना जरूरी है, बिकॉज जनरल क्वेश्चन है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बताओ, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, मतलब डिस्टेंस कमेगा प्लेट्स के बीच का तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, क्यों, वाई, है ना। तो इसको समझना जरूरी है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा, हो सकता है या नहीं भी पढ़ा हो तो समझ लीजिए। जिस तरह से एक मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक क्षेत्र होता है, जिसमें अगर कोई भी दूसरा मैग्नेट आ जाए तो या तो वो रिपेल होगा या तो वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। उसी तरह से हर एक चार्ज का अपना एक फील्ड होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने जो स्टार्ट किया था नेटवर्क, तो वहीं पे हमने बताया था कि पहले लोग समझते थे कि सिर्फ एक ही फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन उसके अलावा भी एक फोर्स मिला, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उस जैसे मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। हर एक चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होता है। ये बता रहा है कि अगर इसके फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये इसको रिपेल करेगा, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अपने चारों तरफ फैलता हुआ बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर की तरफ, है ना। और इसमें वही बात है, अगर इसके फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये उसको अट्रैक्ट कर लेगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब अगर एक सीट है और इस पे अगर कई सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इसके बगल में ही अगर कोई दूसरा सीट है या प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, और उस पे अगर इक्वल नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, देख रहे हैं, ठीक है। और अगर इसके बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो उसको ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसके बीच में ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, इसके बीच में अगर कोई चार्ज आ जाएगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा ना, फोर्स। और फोर्स लगने का मतलब है कि कुछ एनर्जी लगेगी, कुछ पावर लगेगा, कुछ एनर्जी लगेगी। यहां से आपको समझ में आएगा कि आखिर इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जनरेट होता है, ठीक है। तो देखिए तो जैसे ये कैपेसिटर है, तो हम जानते हैं कि इस प्लेट पे नेगेटिवली चार्ज्ड जमा होंगे और इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस जमा होंगे। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, बिल्कुल उसी टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में भी जनरेट हो जाएगा। और इस बीच में अगर कोई चार्ज होता है तो उस पर एक फोर्स लगेगा, उस पर एक एनर्जी लगेगी, है ना। तो उस पर एक एनर्जी लगेगी पर कूलम, मतलब प्रत्येक चार्ज पे कुछ एनर्जी लगेगी, है ना, क्योंकि ये फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक फोर्स है। तो
जो पर कूलम्ब जो एनर्जी लगती है वही क्या है, वही तो वोल्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे ही चार्जेस आना शुरू हुआ तो हम लोग कहते हैं कि पोटेंशियल आ गया। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जैसे ही इन प्लेट्स पे चार्जेस आया, उन चार्जेस ने अपना क्या बना लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का मतलब ये है कि इस फील्ड में जो भी होगा, उस पर जो भी चार्ज अगर आता है कोई इस फील्ड में, तो उस पर एक फोर्स लगेगा, उस पर एक वर्क डन हो सकता है, उसको एक एनर्जी मिलेगी, है ना। इसीलिए कहते हैं कि जब भी इसमें कोई वोल्टेज आया तो मतलब कोई चार्ज आया तो वोल्टेज आ गया ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात। दूसरी बात, एक और चीज है जिसको प्रूव नहीं करेंगे बट यहाँ पे आपको जानना जरूरी है। इन दोनों के बीच का या किसी भी, जैसे इसी दो के बीच का डिस्टेंस, किसी भी दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का डिस्टेंस, जैसे ये है, अगर d है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो स्ट्रेंथ होता है, उसकी जो मजबूती होती है, मतलब कि फोर्स लगाने की जो ताकत होती है, वो E = V/d का फॉर्मूला होता है ना। E = V/d, मतलब जो पोटेंशियल है डिवाइडेड बाई d। ये डिस्टेंस जितना, आप समझ भी सकते हैं, ये डिस्टेंस जितना कम होगा, ये जितना क्लोज होंगे, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, उतना ही ज्यादा वो फोर्स लगाएगा किसी चार्ज पे जो यहाँ पर अगर इस क्षेत्र में है। तो जितना क्लोज होंगे कंडक्टर प्लेट्स, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। E = V/d अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो यहाँ पे कैपेसिटर के केस में जितना हमारा सप्लाई वोल्टेज होता है, कैपेसिटर के क्रॉस भी वोल्टेज उतना ही आ जाता है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे चार्जेस जमा होना शुरू होगा, वैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब कुछ है। अब अगर आप इस D को कम करेंगे, प्लेट्स को अगर क्लोज लाएंगे, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बीच में है उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। हाँ, मतलब कि जो आपका चार्जेस हैं उन पे फोर्सेस अब ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। E = V/d। अब देखिए, ये तो एक बात हुई, लेकिन हमको ये पता करना था कि एक फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, ε0 εRA/d फैराड। इसमें हमको ये जानना है कि आखिर d को घटाने से कैपेसिटेंस बढ़ता कैसे है, और कैपेसिटेंस के बढ़ने का मतलब क्या है। कैपेसिटेंस के बढ़ने का मतलब है कि चार्जेस का बढ़ना, है ना। तो देखिए, इसके लिए थोड़ा सा आपको डाई इलेक्ट्रिक को समझना पड़ेगा, जो कि इन प्लेट्स के बीच में होता है। देखिए, डाई इलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है, एयर भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, और भी बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं। जैसे आपके फैन में जो कैपेसिटर यूज होता है, वाइल फील्ड कैपेसिटर कहते हैं उसको। पेपर टाइप कैपेसिटर भी होता है, वाइल फील्ड भी होता है, जिसमें दोनों प्लेट्स के बीच में वाइल होता है ना। पेपर टाइप भी होता है जिसमें पेपर की परतें होती हैं, ठीक है। तो ये सब जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, ये कैसे होते हैं, देखिए, इनमें क्या होता है ना, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपके जो एटम्स होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स पोलराइज होते हैं। पोलराइज का मतलब ये हुआ कि इसके जो एटम्स होंगे वो कुछ इस टाइप से होंगे कि पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ शिफ्टेड हैं और इलेक्ट्रॉन्स दूसरे तरफ शिफ्टेड हैं, इस तरह से, है ना। मतलब कि जनरली तो लोग जानते हैं न्यूक्लियस ये हुआ, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स में क्या है कि एक इलिप्स टाइप का इस तरह का शेप है, इसमें कि पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ है और इलेक्ट्रॉन सब जो है वो दूसरे तरफ शिफ्टेड होते हैं, है ना। इनको डाइपोल्स भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, ठीक है, शिफ्टेड होते हैं। तो कई जितने भी एटम्स है सब में इस तरह से होते हैं, है ना। कोई इधर है डाइपोल, कोई इधर डाइपोल, किसी का डायरेक्शन ये है, किसी का डायरेक्शन ये है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे 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 इधर। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सब अलग अलग डायरेक्शन में डांस कर रहे हैं। लेकिन अगर
इस डाइलेक्ट्रिक पे के क्रॉस अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास करे, अगर इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास करे तो क्या हो जाएगा, तो सारे के सारे जो डाइपोल्स हैं वो एक डायरेक्शन में अलाइन होने लगेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे इधर पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर का, इधर नेगेटिव प्लेट है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक होगा कुछ इस टाइप का। अब जैसे ही यहाँ पे चार्जेस आया या आना शुरू हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हुआ। अब फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये बना हुआ है E, तो इसके कारण क्या होगा कि देखिए जैसे कैपेसिटर का ये है प्लेट, इधर क्या क्या है प्लस 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 प्लस, और इधर क्या क्या है माइनस 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 माइनस, इस तरह से। तो होगा क्या कि ये जो डाइपोल्स हैं ये अपने आप को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण अपने आप को अलाइन करेंगे, अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, इधर प्लस है ना, तो सारा का सारा ये अपने आप को घुमा के कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से है ना, कुछ इस तरह से सभी डाइपोल्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया। माइनस इधर आ गया और प्लस इधर, तो बीच में जो ये जो पार्ट है देखिए है ना, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट तो एक तरह से देखिए प्लस माइनस इस तरह से है। ये जो बीच वाला पार्ट है ये तो एक तरह से आप समझ सकते हैं न्यूट्रल ही टाइप का है, प्लस माइनस। लेकिन इस तरफ इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे माइनस माइनस आ गया, निगेटिव चार्ज के कारण यहाँ प्लस प्लस आ गया। एक बार फिर हम कहेंगे देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना। तो और ना तो इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में कोई चार्ज का ट्रांसफर होता है, चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता है। हाँ, बहुत ज्यादा अगर आप वोल्टेज दे देंगे तो हो सकता है जिस पर कि ये इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाए, उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ब्रेकडाउन होना, है ना। कि इसका एक स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इसका, है ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब कि मैक्सिमम, जैसे किसी का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मान जैसे एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी अगर 1 सेंटीमीटर अगर एयर है और इसके मतलब मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर, इसके बीच में ये एयर है 1 सेंटीमीटर, अगर आप इन दोनों के बीच में 30 किलोवोल्ट देंगे तब इससे इस प्लेट से इस प्लेट में एयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, पास हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर 30 किलोवोल्ट से कम हो या ये डिस्टेंस ज्यादा हो तो नहीं होगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 किलोवोल्ट का मतलब क्या हुआ कि 30 किलोवोल्ट तक उससे कोई इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर सकता, उससे ज्यादा देंगे तो पास कर सकता है। तो नॉर्मल में तो ये जो है इस तरह से डाइलेक्ट्रिक जो है ना पोलराइज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, अब आपको समझ में आया कि डिस्टेंस को कम करने से ज्यादा करने से कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ता है सारा चीज। सबसे पहले अगर डिस्टेंस की बात करें तो देखिए मान लीजिए आपने वोल्टेज अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई, डाइलेक्ट्रिक्स इस तरह से पोलराइज हो गए। अब क्या होगा, और एक तरह से ये और ये एक दूसरे को ना बांधे हुए हैं एक तरह से। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर आप डिस्टेंस को कम कीजिए, डिस्टेंस को कम करें, मतलब कि हम इसको क्लोज लाएं, है ना। जैसे वायल डाइलेक्ट्रिक, तो हम प्लेट्स को आपस में क्लोज ला सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम क्लोज लाएंगे तो क्लोज लाएंगे, अगर आप डिस्टेंस को कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, है ना। डिस्टेंस को कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बढ़ने से क्या होगा कि और भी कुछ जो डाइपोल्स इस तरह से पोलराइज नहीं हुए हैं वो भी पोलराइज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में कोई गैप है ना, और कोई डाइपोल अगर पोलराइज नहीं हुआ पिछले वोल्टेज से, पिछले इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो वो भी पोलराइज हो जाएगा और वो भी इस तरह से माइनस प्लस बना देगा, है ना। इस तरह से गैप्स में माइनस प्लस, मतलब जब डिस्टेंस को हम कम करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है और उसके कारण इसके अंदर और भी जो अनपोलराइज्ड डाइपोल्स है, जो इस तरह से नहीं अलाइन हुए, वो भी अलाइन हो जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर पहले से नहीं था, यहाँ पर माइनस आ गया, तो इसके अट्रैक्शन से इस जो आपका जो सरफेस है यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसके अट्रैक्शन से यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसे? सप्लाई से नहीं आएगा,
सप्लाई से तो कांस्टेंट है, एक बार वोल्टेज डी हो गया तो यहां से नहीं आएगा। ये जो कंडक्टर का जो प्लेट जो है, प्लेट का जो सरफेस है, तो प्लेट का अपना भी एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो ये खुद मतलब जैसे यहाँ प्लस आया तो इसके अट्रैक्शन के कारण इस प्लेट के कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि लूजली बाउंडेड हैं वो अट्रैक्ट होकर के सरफेस पर आ जाएंगे। समझना नहीं बात? यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तो क्या होता है, ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसके डाइपोल्स और जो जितनी डाइपोल्स हैं जो इजीली अलाइन नहीं होते वो भी अलाइन होते हैं, और उनके अट्रैक्शन के कारण फिर सरफेस के भी चार्जेस और बढ़ जाते हैं। तो चार्जेस बढ़ गए मतलब क्यों बढ़ गए, और क्यों बढ़ा मतलब कैपेसिटेंस बढ़ गया। बात समझ आ रही है? तो ये जो हम कहते हैं कि डी को घटाने से कैपेसिटेंस बढ़ा, कैपेसिटेंस बढ़ा मतलब चार्जेस बढ़े। क्यों? डी को घटाए इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा डाइलेक्ट्रिक्स और ज्यादा पोलराइज हुए, तो ये सरफेस पर चार्जेस और ज्यादा बढ़ गए, कैपेसिटेंस बढ़ गया। समझ आ रही बात? तो ये एक पॉइंट है। और अगर आप फिर इनको सेपरेट करेंगे, है ना, मान लीजिए फिर अगर आप दूरी को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ घटेगा तो जो पोलराइज है वो डीपोलराइज होने लगेंगे, है ना। इस तरह से अरेंज है, हटने लगेगा, यहाँ से हटने लगेगा, और यहाँ से जब हटने लगेगा तो फिर ये चार्जेस भी जो हैं सरफेस से हटके कहीं दूसरे जगह कोलिजन वगैरह करने लगेंगे। तो ये कारण है कि डिस्टेंस के घटने से कैपेसिटेंस आखिर क्यों बढ़ता है और डिस्टेंस के बढ़ने से कैपेसिटेंस क्यों घटता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितना ज्यादा एरिया होगा कंडक्टर सरफेस का उतने ज्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है। तो ये तो सिंपल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है। तीसरा देखिए एप्सिलॉन नॉट जो है, जैसे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी होती है अपने से इलेक्ट्रॉन को अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देना, है ना। अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने देना कहिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में डाइपोल्स का अलाइन होना कहिए। तो आप ये सोचिए कि जिसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी, है ना, जिसकी परमिटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा आसानी से अलाइन होगा, और जितनी ज्यादा आसानी से अलाइन, जितना ज्यादा अलाइन होगा उतने ज्यादा यहाँ पर चार्जेस आएंगे। 12 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज सोर्स ने तो चार्जेस दे दिए, लेकिन इस पे और भी, जैसे कि कहे थे ना कि 12 वोल्ट है तो यहाँ भी 12 वोल्ट आ गया। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 है तो यहाँ 12 कूलम, यहाँ 12 कूलम। लेकिन अगर कैपेसिटेंस चेंज होता है, यहाँ पर जो मीडियम था एयर, उसको हटा करके हम कोई दूसरा मीडियम रखें जिसकी परमिटिविटी ज्यादा है, मतलब जो ज्यादा अलाइन हो सकता है, तो जब ज्यादा अलाइन होगा यहाँ पे और डाइपोल्स आएंगे तो उनके अट्रैक्शन से इस प्लेट के भी तो चार्ज अट्रैक्ट होकर के आएंगे, है कि नहीं। तो कैपेसिटेंस बढ़ सकता है। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये डिस्टेंस पर तो डिपेंड करता है, एरिया पर तो डिपेंड करता ही है, डाइलेक्ट्रिक के टाइप पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। और ई नॉट क्या है? ई नॉट है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर। ये वैक्यूम लगभग सेम ही है, जो कि 8.85 वैक्यूम का ये 8.854 × 10⁻12 है फैराड पर मीटर, आई थिंक फैराड पर मीटर। ठीक है, ये वैक्यूम का। और बाकी जो चीजों का है ना, जैसे एयर का, वाटर का, मिका का, पेपर का, वाइल का, वो सब इसके कंपैरिजन में है ना, कि वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना। तो रिलेटिव एप्सिलॉन आर क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव मतलब किसी की तुलना में, तो किसके तुलना में? वैक्यूम की तुलना में, है ना। हम कहते हैं कि वाइल की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 5 है, इसका मतलब वैक्यूम के कंपैरिजन में ये 5 गुना इसकी परमिटिविटी ज्यादा है, तो 5 गुना कैपेसिटेंस भी ज्यादा हो जाएगा, है ना। समझ में आ रही बात? 5 गुना परमिटिविटी ज्यादा है मतलब 5 गुना ज्यादा इसमें डाइपोल्स अलाइन हो सकते हैं, तो उतने ज्यादा चार्जेस यहाँ आ सकते हैं, तो कैपेसिटेंस 5 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, ये मैंने बताना चाहा कि डोंट जस्ट लर्न इट, ऑल्सो अंडरस्टैंड इट, कि डिस्टेंस के घटने बढ़ने से कैपेसिटेंस पे कैसे पड़ता है, एरिया से कैसे पड़ता है, और मीडियम पे कैसे पड़ता है। ठीक है, तो इस पे न्यूमेरिकल्स भी हैं, करेंगे हम लोग। तो ये आपने समझा थोड़ा सा कि किस तरह से इसका क्या है, और इसका ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, पैरेलल प्लेट का ज्यादातर यूज आता है, इसलिए हम आपको ये पढ़ाएं। ठीक है, अब आइए एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कैपेसिटर में और भी चीजें हैं।
देखिए क्वेश्चन है पहला, एक कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 80 माइक्रोफैराड, 80 माइक्रोफैराड, माइक्रो में तो समझते हैं 10 टू द पावर -6, is connected across 500 वोल्ट डीसी सोर्स। 500 वोल्ट डीसी सोर्स से 80 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर कनेक्टेड है। आपको पता करना है चार्ज ट्रांसफर, तो Q इक्वल टू CV बनाइएगा। दूसरा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज एयर हैज डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है, एयर। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच प्लेट, प्रत्येक प्लेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो अगर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस निकालिए, एप्सिलॉन नॉट दे दिया और एप्सिलॉन आर एयर का कितना दे दिया 1। वीडियो को पॉज करके बनाइए। देखिए पहला क्वेश्चन सिंपल, सी दे दिया है, बी दे दिया है, तो फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू CV मल्टीप्लाई किए 0.04। दूसरा में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इन यूनिट्स को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना मीटर में। एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कर लिए 25 × 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर होता है ना, उसको मीटर में करेंगे तो क्या होगा 10 टू द पावर -2 × 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। डी है 5 सेंटीमीटर, वो हो गया 5 × 10 टू द पावर -2 मीटर। एप्सिलॉन नॉट दिया ही हुआ है फैराड पर मीटर में, PR1 है, फार्मूला आपको पता है, पुट कीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए देखिए कैपेसिटर में हमने क्या देखा कि जब आप यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से चार्जेस का ट्रांसफर होता है, इसके कारण यहाँ पे Q और यहाँ पे -Q चार्ज आता है, ठीक है ना। और धीरे धीरे यहाँ का वोल्टेज बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाता है, V इसके बराबर, और उसके बाद कोई भी चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता है, करेक्ट ना। तो देखिए मतलब क्या है कि अगर DC सप्लाई हम दे रहे हैं, डीसी सप्लाई, डीसी अगर डीसी दे रहे हैं तो कैपेसिटर से थोड़ी देर तक करंट पास करेगा, जब तक में वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। जब यहाँ पर V वोल्टेज आ गया तो मतलब ये चार्ज हो गया, और उसके बाद और कोई करंट उससे नहीं फ्लो करेगा। फिर करंट फ्लो करेगा कब, अगर आप इसके क्रॉस कोई लोड लगाएंगे तब, है ना। कहते ना कि अगर आप फिर क्या करें कि इससे कनेक्शन कट कर दें और इससे अगर कोई लोड लगाएं तो फिर ये अपने चार्जेस को इस लोड से ट्रांसफर करके क्या कर सकता है, सप्लाई दे सकता है, ठीक है ना, पावर दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये स्विच क्लोज है तो फिर ये ओपन रहेगा, ओपन रहेगा, ये चार्ज हो गया तो उसका ओपन रहेगा और इस लोड को सप्लाई ये देगा, सोर्स देगा, ठीक है, भी देगा। खैर इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे और तो आपको क्लियर होगा। तो देखिए मेरा ये कहना है कि जितना टाइम, मतलब कि अगर हम एक ग्राफ बनाएं, एक ग्राफ अगर बनाएं, ये ग्राफ है कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। और इसी के नीचे अगर एक ग्राफ बनाएं कैपेसिटर से करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, और बस यही है सर्किट, यही सर्किट यही, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में ज्यादा करंट लेगा, मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग में ज्यादा करंट लेता है, फिर धीरे धीरे करंट घटता जाता है। तो स्टार्टिंग में करंट ज्यादा लिया, उस समय इसके क्रॉस वोल्टेज था 0, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ता गया। तो हम लोग फोर्थ से में प्रूव करेंगे कि वोल्टेज एक्सपोनेंशियली बढ़ता है और करंट धीरे धीरे घटता है और करंट एक्सपोनेंशियली घटता है और वोल्टेज बढ़ के फाइनली V पर आकर के कांस्टेंट हो जाएगा और करंट जिस टाइम पर ये वोल्टेज V होगा उसी टाइम पर ये करंट घट के 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कहेंगे, चार्ज हो गया। तो देखिए, तो यानी कि इसमें जो वोल्टेज है वो एक बैक बढ़ करके V वोल्ट नहीं होता है, धीरे धीरे इंक्रीज करता है और इंक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। जितने देर तक इंक्रीज करेगा उतने देर तक करंट भी धीरे धीरे घटते जाएगा। स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम होगा, उसका धीरे धीरे घट करके करंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतने देर में कैपेसिटर क्या हुआ, चार्ज हुआ, है ना। इतने देर में कैपेसिटर क्या हुआ, चार्ज होकर के V वोल्ट के बराबर इसका वोल्टेज हुआ और उसके बाद तो फिर स्टेडी स्टेट। अच्छा
इतने टाइम को जितने देर में चार्ज हुआ उसको ट्रांजिएंट पीरियड भी कहते हैं, ट्रांजिएंट पीरियड, क्षणिक जो भी है। और उसके बाद का जो टाइम है इधर वाला, इसको क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट पीरियड, ठीक है ना। और ये ट्रांजिएंट पीरियड कितना होता है, तो ये होता है लगभग 5 टाउ। बताए थे आपको इंडक्टर में भी होता है 5 टाउ, इसमें भी 5 टाउ। लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग प्रूव करेंगे 4th सेम में कि ये टाइम कांस्टेंट की वैल्यू इसमें होती है RC सेकेंड। RC सेकेंड के 5 टाइम्स में ये ट्रांजिएंट पीरियड अपना कंप्लीट करेगा, ठीक है। और RC सेकेंड मतलब R क्या है, इस कैपेसिटर के जो कंडक्टिंग प्लेट है इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, या हो सकता है सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस हो, तो वो R होगा। और C क्या है, इसका कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये एक बात आप समझें। इसमें एक और चीज देखिए कि एक और चीज इसमें ये देखिए कि अभी तो आपको वोल्टेज V वोल्ट जो है DC सप्लाई है, कांस्टेंट है ना। अगर AC सप्लाई हो, है ना, मतलब वोल्टेज अगर टाइम के साथ वैरी कर रहा हो, ठीक है, तो उस केस में करंट जो फ्लो होगा, जैसे अभी तो देख लिया एक्सपोनेंशियल, उस केस में करंट जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, ठीक है। तो देखिए सिंस Q इक्वल टू CV, ये तो होता है। लेकिन अगर वोल्टेज टाइम के साथ वैरी कर रहा है और उस केस में हमको करंट निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स है ना, तो क्या हो जाएगा dq बाई dt इक्वल टू C तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो C इंटू dv बाई dt। और dq बाई dt क्या होता है, अगर DC सप्लाई है तो भी करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट का वेरिएशन है। और AC सप्लाई है तब तो IT इक्वल टू C इंटू dv बाई dt एम्पीयर। इस फॉर्मूला से किसी भी टाइम पर वोल्टेज का जो वेरिएशन है उसका डेरिवेटिव करेंगे, t के टर्म्स में आएगा, और कोई भी टाइम 0.2 सेकेंड, 3 सेकेंड, जिस भी सेकेंड पे पूछना हो वो टाइम पुट करके करंट निकाल सकते हैं। लेकिन वो तो न्यूमेरिकल वाली बात है, वो तो होगी। लेकिन इस फॉर्मूला से ना कई सारी चीजें कैपेसिटर के नेचर के बारे में पता चलती है। जैसे कि इंडक्टर के नेचर के बारे में आपको पता चला था इक्वल टू LdI बाई dt से। यहाँ से आपने क्या पता किया इंडक्टर में कि अगर करंट कांस्टेंट होगा तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होगा और कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। यानी कि अगर कांस्टेंट है करंट तो कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इंडक्टर में, अब कैपेसिटर में देखिए जरा, अगर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट है, अगर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट है तो dv बाई dt क्या हो जाएगा, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो। जो चीज हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि थोड़ी देर तक स्टार्टिंग में जब वोल्टेज बढ़ा तब तक तो करंट है, लेकिन जब वोल्टेज कांस्टेंट हो गया तो करंट भी क्या हो गया, जीरो। ध्यान रखिएगा मेरी बात को कि अगर आपसे ऐसे ही इन जनरल क्वेश्चन पूछे कि फॉर ए डीसी सप्लाई कैपेसिटर बिहेव्स एज, डीसी सप्लाई के लिए कैपेसिटर किस तरह से बिहेव करता है, ओपन सर्किट की, शॉर्ट सर्किट की, क्या, तो ओपन सर्किट विल बी करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, फिर तो इससे कोई करंट नहीं जा रहा है। ओपन सर्किट मतलब कोई करंट नहीं। देखिए ओपन सर्किट मतलब कोई करंट नहीं, वोल्टेज हो सकता है। जैसे कि देखिए मान लीजिए ये एक वोल्टेज सोर्स है, ध्यान दीजिए, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये एक वोल्टेज सोर्स है, इसका वोल्टेज V है, ठीक है ना। तो क्या कोई करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज है कि नहीं, बिल्कुल है। कितना, V वोल्ट, V वोल्ट। ये सिंपल सा एग्जांपल है, आप एक बैटरी ले लीजिए और बैटरी के एक टर्मिनल पे वायर, एक छोटा सा वायर को रख दीजिए और दूसरे टर्मिनल पे दूसरा वायर, और उस वायर को थोड़ा दूर ले जाइए, फिर भी उन दोनों वायर के बीच में उतना ही वोल्टेज होगा जितना यहाँ है। कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है लेकिन वोल्टेज है। वायर के बाद भी आप बल्ब लगाएंगे तो बल्ब जलेगा, होता है ना ऐसा। तो इसको कहते हैं ओपन सर्किट, जिसमें कि
करंट नहीं है। ओपन सर्किट का मेन पॉइंट है करंट नहीं होना चाहिए, वोल्टेज हो सकता है। और शॉर्ट सर्किट में अगर इसी को हम शॉर्ट कर दें तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट में करंट इज मस्ट, वोल्टेज जीरो होता है ना, वोल्टेज जीरो, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज जीरो है, मतलब कि करंट फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज जीरो का मतलब ये हो गया कि जो भी, जैसे ये सप्लाई वोल्टेज है ना, तो केवीएल तो सेटिस्फाई करेगा, तो इस वायर का जो भी रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V के बराबर होगा, ठीक है। और ये शॉर्ट वायर का मतलब हो गया जीरो रेजिस्टेंस, है ना। ऐसे तो अगर आइडियली कहें तो कोई भी वायर का जीरो रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन ऐसे कहते हैं कि शॉर्ट वायर है तो बहुत कम रेजिस्टेंस हो गया। मतलब जैसे मान लीजिए अगर कहते हैं ना कि कोई इक्विपमेंट शॉर्ट कर गया, मान लीजिए कोई बल्ब है या कोई आयरन है, कोई फैन है, कोई रजिस्टर है लगा हुआ है ना, और किसी कारण से यहाँ का वायर इसको छू गया, ठीक है, तो करंट ऑलवेज ट्राई टू फॉलो लो रेजिस्टेंस पाथ, है ना। तो यहाँ पर जब ये करंट आएगा तो उसके पास दो रास्ता है, एक इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाए जो ज़्यादा प्रतिरोध करता है, और दूसरा इसके थ्रू जाए जो कि कम प्रतिरोध करता है। एक सिंपल वायर है और ये रेजिस्टेंस है ना, तो करंट किसके थ्रू जाएगा, इसके थ्रू जाएगा, तो ये शॉर्ट हो गया, ठीक है, शॉर्ट हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका रेजिस्टेंस जीरो है, इन कंपैरिजन टू दिस बहुत कम है, ठीक है। शॉर्ट वायर के क्रॉस वोल्टेज हम लोग जीरो मानते हैं, उसके पीछे कारण ये है कि रेजिस्टेंस काफी कम होता है, तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, I into R, तो रेजिस्टेंस काफी कम होता है। शॉर्ट का मतलब ये है कि लोड हट गया, वायर शॉर्ट कर दिया, और वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम, इसलिए शॉर्ट के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, जीरो। ध्यान रखिएगा, ओपन के क्रॉस करंट जीरो, वोल्टेज हो सकता है, शॉर्ट के क्रॉस वोल्टेज जीरो, करंट होगा ही होगा। समझ में आ गई बात। तो मेरा ये कहना है कि अगर वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो कैपेसिटर से करंट जीरो होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कैपेसिटर बिहेव्स एज डैश फॉर डीसी सप्लाई, तो ओपन सर्किट, ठीक है। इंडक्टर बिहेव्स एज डैश फॉर डीसी सप्लाई, शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को पता है कि ट्रांजिएंट पीरियड में ये शॉर्ट नहीं है, कुछ करंट फ्लो, ओपन नहीं है, कुछ करंट फ्लो कर रहा है, स्टेडी स्टेट में ओपन है। तो जनरली क्वेश्चन अगर पूछता है, जनरली क्वेश्चन आपको स्टेडी स्टेट का ही पूछता है, थर्ड सेम में खासकर, तो ये बात हो गई, ठीक है ना। अच्छा, इससे एक कंक्लूजन तो ये निकला कि अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो कैपेसिटर से करंट जीरो। दूसरा कंक्लूजन, जैसे इसमें अगर करंट में अगर इंडक्टर के क्रॉस करंट में चेंज करना है बहुत थोड़े टाइम में, तो उसके लिए इनफाइनाइट वोल्टेज चाहिए, क्योंकि करंट में चेंज होगा बहुत कम टाइम में, तो ये वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि इंडक्टर से करंट एक बैक चेंज नहीं हो सकता है, मतलब इंडक्टर ओपोजेस सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ करंट। सिमिलर चीज यहाँ भी होगी, कैपेसिटर के क्रॉस अगर आप वोल्टेज में चेंज करना चाहें इन वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब एक बैक अगर वोल्टेज के मैग्नीट्यूड में या वोल्टेज की पोलैरिटी में चेंज करना चाहें तुरंत, तो उसके लिए इनफाइनाइट करंट चाहिए, इनफाइनाइट करंट यहाँ से जाए, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, अगर वोल्टेज में चेंज करना है बहुत कम टाइम में, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। मतलब कि large amount of voltage change in a capacitor in very short time we require infinite amount of current, है ना। infinite current होगा तो जा करके ये हो सकता है, जो कि practically possible नहीं है। इसका मतलब capacitor opposes sudden change in magnitude, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, magnitude and voltage across it. Capacitor opposes sudden change in magnitude, sudden change in magnitude as well as polarity of voltage
अक्रॉस इट, ठीक है। तो इंडक्टर अपोज करता है सडन चेंज इन करंट को, कैपेसिटर अपोज करता है सडन चेंज इन वोल्टेज को। क्लियर हो गई बात? तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ये क्वेश्चन ये है कि द फिगर गिवन बिलो shows the voltage time curve of a source to charge a capacitor of 100 microfarad. What is the charging current? Also plot charging current versus time curve. ठीक है? मतलब कि ये जो फिगर है ये आपको वोल्टेज टाइम कर्व है ना, किसी सोर्स का। कोई सोर्स किस तरह का है कि वो 10 मिली सेकेंड तक, है ना, धीरे धीरे इस स्ट्रेट लाइन का जो कर्व देख रहे हैं इस तरह से वोल्टेज बढ़ता गया उसका, और 10 मिली सेकेंड पे वोल्टेज कितना है 40 वोल्ट। कोई सोर्स ऐसा है जिसका जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ रहा है, और 10 मिली सेकेंड पे वोल्टेज कितना 40 वोल्ट। इस तरह का सोर्स है जो कि एक 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस अप्लाई हुआ है। आपको पता करना है चार्जिंग करंट, और चार्जिंग करंट का प्लॉट बनाना है। क्या करेंगे, वोल्टेज वैरी कर रहा है ना, कांस्टेंट तो नहीं है, तो वैरी कर रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना हो करंट के लिए, I = C dV/dt, ठीक है। तो C आपको पता ही है, और dV/dt मतलब चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन टाइम। तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल माइनस इनिशियल। बनाइए, पॉज कीजिए और बनाइए। देखिए सिंपल, I = C dV/dt, तो C आपको पता ही है, dV क्या होगा फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज, बाय dt क्या होगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल वोल्टेज है 40 माइनस इनिशियल वोल्टेज है 0, और फाइनल टाइम है 10 मिली सेकेंड माइनस 0, तो ये आ जाएगा 0.4 एम्पीयर, कांस्टेंट है। तो I = T, है ना, I और T के बीच का कर्व 0.4 एम्पीयर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया। कैपेसिटर का आपका एक क्लास और लगेगा, है ना, जिसमें कि हम लोग अब एनर्जी इन कैपेसिटर एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, उसको देख करके कैपेसिटर को हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और फीस के बारे में कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे आपके पास होते जाए पैसा, वैसे वैसे आप लोग, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9708245626, वही मेरा फ़ोन पे नंबर भी है, तो आप फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क।